ओके, तो कल हमने कैलोरीमेट्री के बेसिक्स किए थे, तो जिसमें हमने फॉर्मूला किया था Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, क्यू इज इक्वल टू एम इन टू एल लेटेंट हीट के लिए। तो आज हम उसी चीज़ को आगे लेकर जाएंगे और उसमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली बात है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में, यहाँ पर लिखना है व्हाट इज द प्रिंसिपल। when two bodies when two bodies or fluids at different temperature are mixed, different temperatures are mixed, heat will be transferred from one body to another in such a way that the heat lost from one body is equal to heat gained by another। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कंडीशन ये लग गई कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। तो दिस इज द प्रिंसिपल दैट वी हैव टू यूज इन एवरी ऑफ आवर न्यूमेरिकल। ओके, और इस प्रिंसिपल से आप सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, जो भी चीज़ आपको पूछी हो। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि हीट इज़ नेवर लॉस्ट, तो जितनी एक बॉडी ने हीट लॉस की दूसरी बॉडी ने उतनी गेन कर ली, तो मतलब हीट कहीं गई नहीं, तो हमने बोल दिया 100% एफिशिएंसी है जी, जितनी हीट यहाँ से गई वहाँ पर जाकर ऐड हो गई, सिंपल। ठीक है, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। अब इसमें और पॉइंट्स टू बी नोटेड आ जाओ। तो सबसे पहला पॉइंट, द बॉडी एट हायर टेम्परेचर loses heat to the body at lower temperature। तो इसमें तो कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना, सेम थिंग इज दिस, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पता है, कॉमन सेंस है। दूसरी चीज, इफ टेम्परेचर चेंजेस Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो ये हीट गेन्ड भी है और हीट लॉस्ट भी है। अगर ये नेगेटिव आ जाता है, मान लो किसी चीज़ का टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, तो डेल्टा टी नेगेटिव हो गया। तो जिस चीज़ का डेल्टा टी नेगेटिव हो गया वहाँ पर Q नेगेटिव हो गया, इसका मतलब है दैट बॉडी हैज लॉस्ट द हीट। और जिस चीज़ का डेल्टा टी इंक्रीज हो गया, पॉजिटिव आ गया, तो उस चीज़ के लिए हम कहेंगे कि भी हीट हैज़ बीन गेन्ड। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये चीज होगी। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 आ गया आपके पास, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये हो गया। नाउ इफ फेज चेंज टेक्स प्लेस, अगर फेज चेंज होता है तो Q इज इक्वल टू एम एल फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, नाउ पॉइंट नंबर 4, हाँ, अब इनसफिशिएंट हीट। अब हम देखते हैं कि जैसे मान लो
अब इसको मैं कैसे लिखूं, इनसफिशिएंट हीट। ना इनसफिशिएंट हीट का क्या मतलब है, जैसे आप बर्फ को पिघला रहे हो तो आपको कहा गया कि Q इज इक्वल टू एम इन टू एल, आपको हीट देनी है तो इतने केजी जो बर्फ है वो आपकी पिघल जाएगी। लेकिन आपने 0 डिग्री आइस को इतनी सी हीट दी कि वो 0 डिग्री वाटर में भी कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो ml से भी कम था। सो एक्चुअली जो आपने हीट दी दैट इज लेसर देन Q विच इज हीट रिक्वायर्ड, तो ये इनसफिशिएंट हीट होगी। अगर ऐसा कभी केस होगा तो आपका जो 0 डिग्री टेम्परेचर था वो 0 ही रह जाएगा, लेकिन आधी सी बर्फ हो जाएगी और आधा सा पानी होगा। ठीक है, एंड इसके बाद हम करते हैं हीटिंग कर्व। हीटिंग कर्व और बस, तो हीटिंग कर्व के लिए तो मैं अलग टॉपिक बना देता हूँ, ये हमारा मेन टॉपिक है। हीटिंग कर्व। नाउ व्हाट इज दिस हीटिंग कर्व, इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको करने के लिए वी हैव टू इमेजिन कि हमारे पास बर्फ पड़ी है बहुत सारी। ठीक है, और हमारे पास ठीक है, ये एक्सिस पे मैंने ले लिया टाइम कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, एंड दिस एक्सिस इज हैविंग टेम्परेचर, और यहां पर है टाइम, और ये है टेम्परेचर। ठीक है, तो टाइम और टेम्परेचर है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं हम। अब यहां पर जो मेरे पास जो पहले से पड़ा है वो क्या है, मेरे पास बर्फ है। ठीक है, तो मैं मान के चलूंगा, लेट अस सपोज that we have ice of mass m, और मैं अब इसको हीट अप कर रहा हूं। सो व्हाट विल हैपन, मैं ये देखना चाहता हूं। तो इसका कोई नेगेटिव टेम्परेचर है, ठीक है, एट सम नेगेटिव टेम्परेचर। नेगेटिव टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे है, -10 डिग्री है। तो -10 डिग्री से जब मैं इसको हीट देने लगूंगा तो व्हाट विल हैपन, तो सबसे पहले Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी होगा। चलो, तो यहां पर मैं लिखता हूं नंबर 1, तो इसको लिखते हैं आइस एट -10 डिग्री सी टू आइस एट 0 डिग्री सी। तो -10 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक आपकी ये आइस जाती है, तो व्हाट विल हैपन, तो ये ग्राफ बन गया ऐसा। अब ये क्यों बना, देखो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब स्पेसिफिक हीट होगी कुछ आइस की, m हो गया उसका कुछ मास, तो डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, तो जितनी हीट दी उतना टेम्परेचर दिया। तो यहाँ पर आ गया कि टेम्परेचर इज, हमने देख लिया कि हीट जो है ना वो कंटिन्यूसली दी जा रही है, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगी। बेटा ये बात क्लियर होगी, द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। हाँ बेटा बोलो। बिल्कुल, ml नहीं लगेगा, Q इक्वल टू ml लगेगा जब आप फेज चेंज करोगे और टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है यहाँ पे, -10 से 0 डिग्री जा रहा है। ठीक है, और ये है आपके पास -10 डिग्री, तो ये टेम्परेचर चेंज हो गया। अब अगर मैं पॉइंट नंबर 2 पर जाता हूं, तो मैं अब किसको क्या क्या कर रहा हूं, आइस एट 0 डिग्री सी वाटर एट 0 डिग्री सी। तो आइस एट 0 डिग्री सी से वाटर एट 0 डिग्री सी में जाऊंगा, तो मेरे पास ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज तो हो नहीं रहा, तो इट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हुआ नहीं, वो तो 0 डिग्री था। लेकिन यहां पर वो आइस है
और यहाँ पर वो वाटर बन चुका है 0 डिग्री का। तो ये लेटेंट हीट है। इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये फेज चेंज है। अगर ये फेज चेंज है तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट। फेज चेंज है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपका ये 0 डिग्री पर ही जाएगा, ठीक। और फॉर्मूला जो यूज होगा दैट विल बी Q इज इक्वल टू एम। तो Q इज इक्वल टू एम एल इज द हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द कंप्लीट आइस इनटू कंप्लीट वाटर। m mass of ice at 0 degree C will be converted into m mass of water at 0 degree C, ठीक है। तो ये m मास में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया, वाटर तक चला गया। अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे जब मैं इसको हीट अप करूंगा तो व्हाट विल हैपन। अब ये 0 डिग्री वाटर है, तो 0 डिग्री वाटर तो जी आपके पास इंक्रीज हो गया, एंड लेट अस से ये चला गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो 0 डिग्री वाटर हैज शिफ्टेड टू 100 डिग्री वाटर। So this is the third thing that is happening. Zero degree C and it is changed to 100 degree C. ठीक है, हुण इदू ओके। अब ये बन गया मेरे पास, वाटर बन गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पर भी मेरे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी मैं फार्मूला वही लगाऊंगा, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी क्या होगा, 100 माइनस 0 दैट इज 100, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू 100 इंटू एम सी हो गया आपके पास। तो इतनी हीट आपको देनी पड़ेगी, तो आपका जो वाटर है एट 0 डिग्री सी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर एट 100 डिग्री सी। उसके बाद भी हम नहीं रुकते, लेट अस मूव टू पॉइंट नंबर 4। नाउ वी आर मूविंग टू लेट अस से वाटर एट 100 डिग्री सी टू स्टीम। तो 100 डिग्री सी की ही हमने यहां पर स्टीम बना दी। तो ये हो गया हमारे पास इस तरह से। तो यहां पर मेरे पास ये बन गया स्टीम, और अब आपको पता है कि स्टीम आपके पास ये 100 डिग्री पर ही आ गई, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, 100 डिग्री वाटर और 100 डिग्री स्टीम। ओके, अब इसके बाद देखेंगे। अब मैंने क्या किया, यहां पर भी मेरे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, Q इज इक्वल टू एम इंटू एल। लेकिन यहां पर L क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और पहले क्या था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगेगी, दोनों की वैल्यूज अलग अलग है, यू कैन कॉल इट L1 एंड L2 ऑल्सो। तो अब ये यहाँ पर हमारे पास लग गया। अब भी हमने इसको बंद नहीं किया और हीट हम देते रहे, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड विल चेंज इनटू स्टीम एट लेट अस से 120 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये इसको हम कहते हैं सुपर हीटेड स्टीम। तो इस स्टीम को हमने और गर्म करके सुपर हीटेड स्टीम बना दिया। तो यहां पर भी टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो अब इसका क्या ग्राफ बनेगा, यहां से पकड़ के आपने इसको और ऊपर कर दिया, तो यहां पर अब आपके पास बन गई स्टीम। सो यू कैन सी दैट आइस एट -10 डिग्री सी को अगर आपको स्टीम एट 120 डिग्री सी पर लेकर जाना है, तो 5 टाइम्स आपको इसको अलग अलग तरीके में हीट करना पड़ेगा, 5 टाइम्स, ठीक है। So this is how we will calculate the amount of heat that is absorbed by the water, absorbed by the ice to convert itself into steam। कितनी उसको हीट अप लेनी पड़ेगी। अब देखो, अब बड़ी बार क्या होगा, आपको क्वेश्चंस आएंगे कि मेरे एक बीकर के अंदर 1 kg आइस है और मैंने उस बीकर के अंदर
1 kg स्टीम जो है वो डाल दी, और स्टीम का टेम्परेचर है 120 डिग्री, और वाटर का टेम्परेचर है, आइस का टेम्परेचर है -10 डिग्री। तो -10 डिग्री टेम्परेचर ऊपर की तरफ और स्टीम नीचे की तरफ मूव करने लगेगी, तो व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट ऑफ द मिक्सचर, वो आपको बताना होगा। दिस विल बी योर क्वेश्चन। रिपीट करता हूँ, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ है और उसी बर्तन के अंदर आपने स्टीम को डाल दिया 120 डिग्री स्टीम, और उन दोनों का मिक्सचर बन गया, तो आपको बताना है कि रिजल्टेंट क्या है। अगर आप कहोगे रिजल्टेंट वाटर होगा, तो वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, विल इट बी 70 डिग्री, विल इट बी 30 डिग्री, इस तरह से आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी जो मैंने आपको ये हीटिंग कर्व बनाया है, इसमें हमने फाइंड किया हाउ टू फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ हीट दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द आइस, ठीक है। और जो दूसरी चीज ने हीट लॉस की है, वो भी हम इसी फॉर्मूले से या इसी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। मान लो आपकी जो स्टीम है 120 डिग्री पे थी, वो यहाँ से रिड्यूस होकर 50 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच गई, वाटर बन गया, तो ये लेटेंट हीट भी ऐड हो गई, ये वाली हीट भी ऐड होगी, और जो यहाँ पर हीट है 100 डिग्री टू 50 डिग्री, वो वाली हीट भी स्टीम को रिलीज करनी पड़ेगी, तभी तो वो 50 डिग्री का वाटर बनेगा। तो वो सारी की सारी जो हीट उसने रिलीज की, दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय सम अदर थिंग। ये बात क्लियर होगी बेटा? हाँ जी, इज दैट फाइन? ओके, तो अब इसके बाद देखते हैं। चलो, तो ये तो एवरीथिंग इज नाउ ओवर, इससे ज़्यादा हमें थ्योरी में नहीं पढ़ना। नाउ लेट अस मूव टू अवर क्वेश्चंस, और हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। ओके, तो पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। Okay, an electrically heating coil was placed in a calorimeter containing, okay, तो water (360 gram) at 10 degree C is given heat ठीक है, the coil consumes 90 वाट। तो रेट दे दिया, 1 सेकंड में 90 जाउल्स एनर्जी ये हीट में कन्वर्ट करती है कॉयल, और वो जो हीट है वो आपकी पानी को मिल रही है। The coil consumes energy at the rate of 90 watt. The water equivalent of calorimeter. अब देखो एक नया टर्म आ रहा है आपके पास, the water equivalent। अब ये क्या होता है, I will be telling you now. The water equivalent of calorimeter and the coil is 40 ग्राम। अब ये है क्या, आई विल टेल यू, ठीक है। कैलकुलेट व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 मिनट्स। व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? हमारे पास एक कॉयल है, कैलोरीमीटर है, उसमें 360 ग्राम वाटर है जो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, उसको 90 जाउल्स एनर्जी दी जा रही है इन 1 सेकेंड टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। तो आपको बताना है कि उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 10 मिनट के बाद। अब ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई, व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट। तो पहले तो हम इसको समझेंगे कि ये वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है। अब देखो, वाटर इक्विवेलेंट की अगर आप वैसे डेफिनेशन समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ही ज़्यादा बकवास डेफिनेशन होती है, लेकिन इसके प्रैक्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मान लो मेरे उसमें जो बर्तन है उसमें मेरे पास 1 किलो पानी पड़ा है,
ठीक है, और मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो आई विल प्रोवाइड हीट टू इट। तो आपने कहा कि सर 1 किलो पानी है तो भाई इतनी उसकी स्पेसिफिक हीट होती है 4200 जाउल्स, तो 4200 जाउल्स अगर आपने एनर्जी दे दी तो पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ना चाहिए। लेकिन इस पूरी कॉन्सेप्ट में आप एक बात मिस कर गए कि आपकी हीट जो है वो आपका बर्तन भी तो खाएगा। जब आप उसको गर्म करोगे तो क्या आपका बर्तन गर्म नहीं होगा? बर्तन भी गर्म होगा। तो स्टील का बर्तन है वो भी तो हीट लेगा, तो जो उसने हीट ली उसको कौन इनकॉर्पोरेट करेगा? तो उसको भी तो हमें फिट करना पड़ेगा कहीं पे। लेकिन अब ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई प्रॉब्लम हमारे लिए। उसमें कौन सी, अब जैसे यहाँ पर इसने लिख दिया कि भाई एक तो कैलोरीमीटर है, तो कैलोरीमीटर की भी बॉडी हो गई, उसके अंदर कॉयल भी है, तो कॉयल भी तो गर्म हो जाएगी, तो कॉयल का भी मटेरियल होगा। कॉयल में भी कौन सा मटेरियल यूज होता है पता नहीं। तो इनकी हर किसी की अगर मैं स्पेसिफिक हीट फाइंड करने लगूंगा तो फिर तो हो गया काम। तो इन्होंने हीट कितनी एब्जॉर्ब की, इस चीज को कैसे फाइंड किया जाएगा? उन्होंने बोला कि वाटर इक्विवेलेंट इज गिवन टू यू। वाटर इक्विवेलेंट है जैसे 40 ग्राम, तो इसका क्या मतलब कि जितना 40 ग्राम पानी जो है हीट एब्जॉर्ब करेगा उतनी हीट आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो आप ये मान लो कि आपके बर्तन में 1 किलो पानी नहीं, 1 किलो प्लस 40 ग्राम वाटर है। इज दैट फाइन? उसको आप Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी कह दो, आपके लिए पानी ज्यादा हो गया। बेटा ये बात क्लियर हुई? यस 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 यस, कि जिसको भी आपने हीट किया, आप मान लो कि जितना भी, आप ऐसा मान लो कि 40 ग्राम पानी ज़्यादा था, तो 360 ग्राम पानी तो पहले से ही था, और 40 ग्राम जो पानी था वो आपने अपनी तरफ से डाल दिया, तो टोटल अब आपके पास 400 ग्राम पानी के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेशन करनी है, जबकि आपके कैलोरीमीटर में पानी 360 है। जो 40 ग्राम वाटर आपका हीट एब्जॉर्ब करेगा, दैट विल बी द हीट which will be absorbed by the calorimeter or the coil। बात क्लियर हो गई? जितना मर्जी, अब अगर आपने 1 डिग्री राइज किया तो 360 ग्राम को आपने 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए हीट दी, तो उसमें से कुछ हीट जो है वो कॉयल भी खाएगी। तो उसने बोला कि भाई जो कॉयल खाएगी हीट उसको आप 40 ग्राम मान लो, और जो पानी खाएगा वो 360 ग्राम के अकॉर्डिंग खाएगा। इज दैट फाइन? देखो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा तो आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो जी, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब देखो, अब सबसे पहली बात तो मेरे पास 360 ग्राम पानी है, 10 डिग्री टेम्परेचर पर है, तो मैं मान के चलूंगा कि कैलोरीमीटर और जो कॉइल है वो भी 10 डिग्री टेम्परेचर पर ही थी। ठीक है ना, स्टार्टिंग में जब इन्होंने हीट अप लिया होगा, तो 40 ग्राम मैं टोटल मान लूंगा, उसका भी इक्विवेलेंट 40 ग्राम था। तो इन्होंने जो हीट लेनी है बस मैं 40 ग्राम पानी के अंदर ऐड कर दूंगा और MC डेल्टा टी ही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। लेकिन द कॉयल कंज्यूम्स 90 वाट, तो 90 वाट का मतलब है 90 जाउल्स पर सेकेंड हीट उसको दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे जो हीट एब्जॉर्ब होगा। अब हीट एब्जॉर्ब्ड क्या होगा? MC डेल्टा टी। नाउ M 360 तो पानी था, 40 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट था, इनटू द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ओनली। तो अब ये ग्राम में है, तो बाकी चीज़ें ये वाट में है, चलो इसको बाद में देखेंगे। तो जो ग्राम में, पहले इसी को आप उसमें ले लो, CGS में चलने दो। तो ये ग्राम में है, तो ये स्पेसिफिक हीट होगी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर जो चेंज है उसको डेल्टा टी ही लिख लो आप, क्योंकि वही तो फाइंड करना है कि टेम्परेचर कितना है। तो लेट अस फाइंड इज डेल्टा टी। तो ये हो गया मेरे पास 400 डेल्टा टी, और यूनिट्स हो गए इसके कैलोरी में। ठीक है, नो डाउट्स। अब हम करते हैं बात हीट गिवन। तो हीट गिवन क्या है? 90 वाट। तो 90 वाट है तो मतलब इसको T से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टाइम से, तो 10 मिनट्स है, तो हम बोलेंगे 90 जाउल्स पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय टाइम, 10 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स, तो 600 हो गया।
तो ये हो गया सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, जाउल आ गया। तो जाउल की जगह मैं कैलोरीज में जाना चाहता हूँ, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जाउल्स। तो इतने कितने कैलोरी हो गया, 4.2 पे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। इज दैट फाइन? अब देखो मैंने एसआई यूनिट से सीजीएस में जंप किया, नहीं वाटर ने नहीं, ये आपके हीटर ने, जिसकी 90 वाट रेटिंग है, जो आपका हीटर है वो 90 वाट रेटिंग का है, जो कॉइल है, जो कॉइल है वो 90 वाट रेटिंग है, मतलब 1 सेकंड में 90 जाउल्स विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट। ओके, तो ये इतने जाउल आ गया, उसको 4.2 पे डिवाइड कर दिया। बोथ ऑफ दीज शुड बी इक्वल टू ईच अदर। तो ये हो गया मेरे पास 1 और ये हो गया मेरे पास 2, सो 400 इंटू डेल्टा टी। तो अब टेम्परेचर कितना है हमें फाइंड करना है, पहले 10 डिग्री था, इज इक्वल टू ये वाली हीट। तो ये वाली हीट देख लो, पहले आप ऐसा करो, इसको ना अभी मत करो, इसको पहले कैलकुलेट कर लो। चलो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे हम। तो ये कितने कैलोरी आ गया, 9 6 54, करो बेटा जरा एक बार। मैं ही कर देता हूँ, 54,000 डिवाइडेड बाय 4.2, सो 12,857। इतनी कैलोरीज हो गई भाई, ये तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो गया। ठीक है, अब आप देखो कि इतनी हीट आपने दी, तो दिस मच हीट हैज़ बीन रिलीज्ड। अगर इतनी हीट आपकी रिलीज हुई है तो पानी ने कितनी हीट ली होगी, अब हम इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसने तो हीट दे दी, अब आपको पता चला कि यार इतनी हीट से तो पानी इवेपोरेट ही हो जाएगा, तो हमें तो पता नहीं कितनी हीट चाहिए, तो देख लेते हैं कि कितनी हीट चाहिए। अब ये आ गया 40 इंटू डेल्टा टी। चलो अब मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूं पहले। लेट अस नाउ इक्वेट देम। 400 डेल्टा टी इज इक्वल टू 12,857। तो इसको हमें 400 पे डिवाइड करना पड़ेगा, और डेल्टा टी क्या है, टी माइनस 10। अब ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो आप, अब ये कितना आया, 12,857 डिवाइडेड बाय 400, दैट इज कमिंग आउट टू बी 32 ओनली। ओके, ये तो ज़्यादा नहीं आ रहा भाई, प्लस 10, तो कितना टेम्परेचर हो गया, 42। बात ही खत्म होगी भाई एक ही बात में। बेटा जी बात क्लियर हो गई? है ना। देखो मैं पहले क्या करने वाला था, मैं आपको दूसरी तरफ लेकर जा रहा था। देखो मैं आपको बताता हूँ, अब मान लो ये जो आपने हीट दी, इसने 90 लिख दिया। अब मान लो यहाँ पर मैं बोलता कि 10 मिनट्स नहीं है, हाफ एन आवर है, या 1 घंटा है, 2 घंटे हैं, हीटर चला के भूल गए आप, तो क्या होगा, सारे का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा। तब आपको प्रॉब्लम आएगी इसमें, तब आपको देखना पड़ेगा, मान लो ये जो हीट है ये बहुत ज़्यादा आ गई, एट दैट टाइम जब आप इस इक्वेशन में डालोगे ना, तो टेम्परेचर आपका 100 से भी ज़्यादा आ गया, मान लो 120 डिग्री आ गया, तो 120 डिग्री तो आ ही नहीं सकता, इट कैन नॉट बी मोर देन 100 डिग्री, क्योंकि हम एमसी डेल्टा टी यूज़ कर रहे हैं। तो 100 डिग्री से कम ही आंसर आना चाहिए। तो अब आपका आंसर 42 आया, तो हमने बोला ओके। अगर यहीं पर आंसर 110 डिग्री आया होता तो मैं कहता कि भाई इसका मतलब ये है कि इस पानी को 100 डिग्री तक लेकर जाने में जो हीट चाहिए थी उससे ज्यादा हीट है आपके पास, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका पानी इवेपोरेट होगा कि नहीं होगा। वी हैव टू सी दैट, है ना। तो तब आपको अगर ऐसा कोई केस आएगा तो एट दैट टाइम इट विल बिकम डिफिकल्ट, तो आपको वहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिलहाल हमने क्या किया, सिर्फ हीट गिवन हमने फाइंड की और हीट एब्जॉर्ब्ड हमने फाइंड की, और दोनों को इक्वेट करके टाइम टेम्परेचर फाइंड कर लिया। इज दैट फाइन बेटा? देखो वाटर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप।
देख लो फटाफट। हम भी चले आगे। ओके, अब हम करते हैं वेट अ मिनट। ओके, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। चलो, अब एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, ठीक है? और इसको आप साथ साथ में करने की कोशिश करनी है आपने। द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर is to be raised from 24 degrees C to 90 degrees C by adding steam. Okay, calculate the mass of steam required. ठीक है, तो स्टीम आपकी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, आपको यही मान के चलना है, ठीक है? तो स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द मास। हाँ भी करो, शुरू कर दो आप कि कैसे करेंगे। पहले तो आपको ये सोचना है कि किसने हीट दी और किसने हीट ली। फिर आपको पहले फाइंड करना है हीट ली, फिर फाइंड करना है हीट दी, और उन दोनों को इक्वेट करना है। कॉन्सेप्ट ये। तो अब आप सोचो कि किसने हीट दिया। स्टीम बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, वो फेज चेंज करेगी, तो उसकी स्पेसिफिक हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, मैं आपको फिर भी कुछ डाटा देता हूँ। एक तो लेटेंट हीट लिख लो आप स्टीम की 540, ठीक है, लेटेंट हीट आ गया। और स्पेसिफिक हीट आप 1 ले लो दोनों तरफ, स्टीम की भी 1 ले लेना। और उस अच्छा, स्टीम की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, स्टीम की स्पेसिफिक हीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वाटर की पड़ेगी। तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है दैट विल बी टेकन एज, नहीं 1 कैसे ले लोगे आप, ग्राम है ना। अच्छा 5, हाँ 1 कैलोरी पर ग्राम। लॉन्च स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। बिल्कुल सही आ रहा है बेटा, वेरी गुड। 12.2 ग्राम। बिस्मित आपका आया कोई आंसर?
आ गया 12 ग्राम, वेरी गुड। 12 ग्राम आंसर आएगा, 12.2 नहीं आना चाहिए इनफैक्ट। तो तन्वी एक बार आप चेक कर लेना, इट शुड बी एग्जैक्ट 12, ओके। तो थोड़ा मोटा आपने गड़बड़ की होगी कैलकुलेशन में, बट एनीवेज चलती है इतनी कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो 12 ग्राम विल बी दी आंसर। तो अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखो 100 ग्राम ऑफ वाटर, 1 इसकी स्पेसिफिक हीट, और टेम्परेचर इसका मुझे रेज करना है 90 माइनस 24, दैट शुड बी इक्वल टू m इंटू एल, और m आपकी स्टीम होगी इंटू लेटेंट हीट आपका 540 होगा। तो ये अब आपकी पहले तो स्टीम जो है वो 100 डिग्री से 100 डिग्री वाटर बन गया, प्लस अब उसने जो 90 डिग्री तक हमें जाना था इस वाले पानी को भी, ठीक है। तो m इंटू 100 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, इज दैट फाइन। ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है एंड m विल बी कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 12 ग्राम्स। तो बिल्कुल सही बेटा जी। अब इसकी मैं डीपीपी आपसे शेयर कर लूँगा एंड उसके बाद आपका इसमें कुछ भी और चीज़ नहीं बचता। देखो इसमें जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी इसमें आ सकते हैं। आपको दिया हो कि भाई मेरे पास 1 किलो बर्फ़ पड़ी है और इतनी स्टीम है, तो उसकी फाइनल स्टेट बताओ। ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा भी कितनी हीट दी, हर बारी बारी करना पड़ेगा। पहले स्टीम को पहले आपको 100 डिग्री पे स्टीम बनाना पड़ेगा, अभी इतनी हीट आई, फिर वो हीट पहले आपको पानी को देनी पड़ेगी, बर्फ़ को, फिर आप देखोगे कि बर्फ़ ने क्या बर्फ़ पिघली, बर्फ़ पिघल गई, अभी भी हीट बची रहेगी, तो भाई अब इसको मेल्ट करो, तो कितने किलो बर्फ़ मेल्ट होगी और कितने किलो बर्फ़ बची रह गई। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो आप जब डीपीपी करोगे तो आई होप कि आपको उस तरह के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें वैरायटी बहुत है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपके स्कूल के एग्जाम्स की बात करें तो वी शुड नॉट वरी अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम्स, वो नहीं होगा, ठीक है। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग द क्लास टुडे, ठीक है। तो इसको ही आपने रिवाइज करना है, तो आपका आज का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल वाले टॉपिक में हम हीट मास ट्रांसफर की तरफ बात करने लगेंगे, हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो टिल देन आप अपनी 5 बुक में से एक बार पढ़ लेना बेटा, समझ लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं शीट भी आपसे शेयर कर दूंगा 1 मार्क 2 मार्क वाली, वो स्टडी कर लेना। इज दैट फाइन बेटा।